नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856490969060897445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फेब्रुअरी मंथ के फर्स्ट वीक के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स आपके सामने मैं लेके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सब लोग नोटबुक पेन लेकर के बैठो और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती जाऊं आप लोग इसमें लिखते जाइए, क्योंकि जो लिखा होता है उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें बताती हूँ। और आज की इस वीडियो में एक स्लाइड आपके लिए और स्पेशल होने वाली है। हमारे यूपी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्लाइड स्पेशल भी रहेगी इसमें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा का पूरा हर एक चीज नोट करने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर से। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स है, डिफेंस न्यूज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला है हमारा त्रिशक्ति प्रहार। आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ, नेवी नहीं है, आर्मी, एयरफोर्स और सीएपीएफ ने मिल करके एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी है जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार या ट्राई शक्ति प्रहार के नाम से। तो अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि ये ट्राई शक्ति प्रहार जो है ये भारतीय सेना के ये जो पूरा स्टार्ट किया गया है, ये उत्तरी बंगाल में इसको पूरा स्टार्ट किया गया है। ये 21 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरी हुई थी। तो इसके जो फाइनल रिजल्ट आए हैं वो हमें फेब्रुवरी में देखने को मिले हैं। बहुत बड़ा ड्रिल यहाँ पे किया गया। नाम क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? उत्तरी बंगाल, नॉर्थ बंगाल में किया गया है इसको। सो इसमें जितना भी हमारे नए नए पीढ़ी की नई नई हमारी हथियार हैं और उपकरण हैं, जैसे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, जो आर्टिलरीज, बंदूकें, पैदल सेना का यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की गई हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम सिलीगुड़ी को, जो हमारा कॉरिडोर है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। जानते हैं सब लोग इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। ये रीजन आप सभी लोग सभी प्रकार से जानते हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारा कितना इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे बहुत एक तरीके से जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर पूरा एक इंटीग्रेशन करके तैयार करें यहाँ पर। तो ये वो एक एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक के नाम से जाना जाता है। उसी रिस्पेक्ट में इसके लिए इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 10 दिन का ये पूरा अभ्यास किया गया था। राफेल लड़ाकू विमान भी थे, बहुत सारे टैंक भी थे। लेकिन बस बेसिकली यही है कि त्रिशक्ति प्रहार क्या है, हम तीनों शक्तियां यहाँ पर मिल करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयारी के लिए जो है उसको तैयार पूरा यहाँ पर कर रहा है। नए नए हथियारों को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाई। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि हमारी इस तरीके की कोई और भी एक्सरसाइज होती है जो तीन यहाँ पर मिल करके करते हैं, तो यस, हमारी एक एक्सरसाइज होती है एम्फेक्स 2023 में, ये भी हुई थी, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में की गई थी। ये है एम्फेक्स। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज जो है ये की जाती है हमारे तीनों सेवाओं के बीच में, थल सेवा, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनके बीच में यहाँ पर परफॉर्म की जाती है एम्फेक्स। इस बार की कहाँ हुई है याद रखिएगा, इस बार की एक्सरसाइज हुई है काकीनाडा आंध्र प्रदेश। ये जनवरी के महीने में हुई थी। तो मैंने वहां पर जब जनवरी के करंट अफेयर्स करवाए थे तब मैंने आपको ये पूरा कवर अप करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको, इस बार कहाँ पे हुई है, किस किस के बीच में हुई है, इससे सवाल आपका बन सकता है। सीएपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, फिर यही अभी डिफेंस से जुड़ा हुआ है। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑपरेशन सद्भावना। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही पढ़ेंगे, ऑपरेशन सद्भावना। अब ये ऑपरेशन काफी सारे न्यूज में है, मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। अभी सद्भावना ऑपरेशन, गुडविल जिसको हम कहते हैं, गुडविल ऑपरेशन क्यों न्यूज में? क्या है इसके अंदर? हमारी जो लद्दाख है, हमारी यूनियन टेरिटरी, भारत का अभिन्न हिस्सा, वहां पे ये परफॉर्म किया गया है। आर्मी के जितने भी वहां पे गुडविल स्कूल्स चलते हैं, उन सब लोगों ने मिल करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सद्भावना ऑपरेशन परफॉर्म किया है। और ये सद्भावना ऑपरेशन लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए है। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई कोई हथियारों के लिए किया गया, नहीं नहीं, ये किया गया है डेवलपमेंट के लिए।
विकास के लिए। इसी के साथ साथ सद्भावना ऑपरेशन में 8.82 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया गया है और 2200 से ज्यादा बच्चे हैं जो इन सद्भावना स्कूल्स में, आर्मी स्कूल्स में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी का ये ऑपरेशन बहुत सारे चल चुके हैं। इससे पहले ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सर्प विनाश, ऐसे बहुत सारे चले हैं। अभी के लिए जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन गुडविल, ताकि वहां पे लोगों का मन, लोगों का हार्ट, लोगों का माइंड जीता जा सके। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। इस पूरे ऑपरेशन का यहाँ पर जो एक स्लोगन रखा गया है वो क्या रखा है, जवान और आवाम, अमन है मुकाम। ये यहाँ पे रखा गया है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, किसने परफॉर्म किया और कहाँ के लिए हुआ है, ये जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, अवनी चतुर्वेदी के बारे में। इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। इनका नाम जो है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाली है। ये जो है भारत की पहली ऐसी पायलट बनी है जिन्होंने सुखोई जो एयरक्राफ्ट है उसको भारत के बाहर जापान का एयरबेस पर क्या किया है, जापान के एयरबेस पर उसको उड़ाया है। हमारी जापान के साथ यहाँ पर क्या चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी, राइट। जापान के साथ एक्सरसाइज चल रही थी उस समय। यहाँ पर सुखोई के को जो यहाँ पर उसकी कमान संभाली हुई थी वो है अवनी चतुर्वेदी। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी लेडी है जिनको इस चीज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने इसको फ्लाई करा है। ठीक है, कहां पर किया है, ये किया है हयाकुरी एयरबेस जो कि जापान में है। वीर गार्जियन एक्सरसाइज का नाम है जहां पर ये परफॉर्म किया गया है। क्योंकि अभी न्यूज में चल रही थी ये वीर गार्जियन, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, बाहर, देश के बाहर भी ये करने वाली महिला बनी है स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। पहली है वीर गार्जियन, 2023 में इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। वैसे ये सुखोई 30 की फाइटर पायलट है, 29 साल की ये महिला है जिन्होंने इसको उड़ाया है। साथ में और भी थे जैसे मोहना सिंह जित्तरवाल, भावना कंठ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बन सकता है। तो ये इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस की जुड़ी हुई न्यूज थी। ये तीनों इन्फॉर्मेशन डिफेंस से जुड़ी हुई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक और न्यूज के ऊपर जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। अभी ये न्यूज में है काफी ज्यादा, प्रोजेक्ट एलोरा। हुआ क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये किया जाएगा कि जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस है, जिनकी पहचान बहुत ज्यादा नहीं है, उनको हम लोग क्या लेके आएंगे, बड़े पर्दे पे लेकर के आएंगे। इसका बेसिक, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी जितनी भी दुर्लभ भाषाएं हैं भारत की, उनको संरक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन पता है कहाँ से बनेगा कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कौन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वो द्वारा इसको भारत की उन भारतीय भाषाओं की एक ऐसी दिशा जिनको आप हम लोग उतना नहीं जानते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने 3 लैंग्वेजेस को डिसाइड करा है। एक तो है गोंदी, एक है ईदू मीशमी, और एक है मुंडारी। जैसे आप लोग भी कहेंगे कि ये लैंग्वेज तो मैम हमने कभी सुनी नहीं है ना। तो ये रेयर लैंग्वेजेस है, इसी को जानते ही नहीं है ज्यादा। तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए 2015 में स्टार्ट किया था, जिसको अब प्रॉपरली यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट का नाम हमसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा आप लोगों ने सुना होगा, ये केव्स का भी नाम है, वो महाराष्ट्र की है, ठीक है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है एलोरा की, एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। हिंदी में क्या कहते हैं, ये वाला कम संसाधन वाली भाषाओं को सक्षम करना, ये है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, इसका मीनिंग। क्लियर है सबको, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे जुड़ी हुई सारी ये वाली इंफॉर्मेशन थी जो आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश हिंदी आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। मैं इंग्लिश हिंदी पूरा आपको यहाँ पर बता रही हूँ हर एक चीज में, ताकि कोई किसी को भी हिंदी इंग्लिश की कोई कंप्लेंट ना रहे। ठीक है भाई, ऐसे इसको याद रखिएगा पूरे को। और मैं लैंग्वेजेस बता दूं अगर आपको, ये जो मुंडारी लैंग्वेज है, जैसे ये मुंडारी लैंग्वेज है ना, मुंडा ट्राइब्स हैं जो झारखंड के, वहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। झारखंड संथाली रीजन जो है वहां पे बोली जाती है। ऐसे अगर मैं बात करूं गोंदी लैंग्वेज, है ना, ये गोंदी ना बेसिकली एक गोंदी एक रिवर का भी नाम है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। तो ये एक गोंदी लैंग्वेज है यहाँ पर, प्रॉपरली जो बोली जाती है साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में इस प्रॉपर इसको बोला जाता है।
ऐसे ही ईदू मिश्मी लैंग्वेज, ये ट्राइबल पीपल ही बोलते हैं वहां के भी, ये बोली जाती है असम के रीजन में। लोहित का जो रीजन है अरुणाचल असम, नॉर्थ ईस्टर्न की लैंग्वेज है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। अभी रिसेंटली ही ये डिसाइड हुआ है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बोला है कि हमारी स्टेट की कैपिटल क्या रहेगी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जिसको सब लोग यहाँ पर जानते हैं, और विशाखापट्टनम की जो बेसिकली वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, वाइजैग, विशाखा, वेल्टेर के नाम से भी जाना जाता है। और विशाखापट्टनम जो है हमारी, इनको भाग्य का शहर या फिर पूर्वी तट का गहना के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अनदर नेम्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, और सबसे बड़ा शहर भी है। और ये आंध्र प्रदेश की स्मार्ट सिटीज में भी इंक्लूडेड है। आंध्र प्रदेश में कलिंगा किंगडम का राज हुआ करता था, तो अभी आंध्र प्रदेश हमारे लिए न्यूज में है। ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट है और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। यहाँ पर विशाखापट्टनम जो है ये एक पोर्ट भी है, एक जहां पर मेजर पोर्ट, भारत में 12 मेजर पोर्ट है ना, उन 12 मेजर पोर्ट में से एक ये भी मेजर पोर्ट है। और फिफ्थ बिजिएस्ट है। बिजिएस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा व्यस्त कहाँ पर है, तो ये 5वें नंबर पे आता है। और ये क्लीन भी काफी ज्यादा है। और अभी ही डिसाइड किया गया है कि ये क्या रहेगी, हमारी कैपिटल रहेगी। किसकी रहेगी कैपिटल, ये हमारे आंध्र प्रदेश की कैपिटल रहेगी। साथ ही साथ मैंने एक और फैक्ट बताया इनके बारे में, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे के भी ये हेडक्वार्टर्स हैं, रेलवेज के हेडक्वार्टर्स में है। हमारे भारत में 18 रेलवे जोन हैं, उसमें से एक रेलवे जोन के हेडक्वार्टर ये भी बने हुए हैं। इसके आसपास आपको काफी सारी हिल्स मिलेंगी, यारदा हिल्स, सिमचाचलम हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, काफी सारी हिल्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वो है तेलुगु। ठीक है भाई, तेलुगु याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आया था। मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बता रही हूँ, बाकी इकोनॉमिक सर्वे की मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे जुड़े हुआ डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको जल्द ही मिलने वाला है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर। तो इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, जो कि पिछले साल का पूरा सर्वे यहाँ पर बताया है। और इसी इकोनॉमिक सर्वे ने एक और बात कही है कि नए भारत की जो रीढ़ है वो क्या होंगी, स्टार्टअप्स। इसी में उन्होंने यहाँ पर बात कही है, स्टार्टअप जो है, जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, उनको यहाँ पर क्या बोला गया है, उनको निर्मला सीतारमन द्वारा स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया के नाम से बोला गया है। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, ये भी टर्म यहाँ पे यूज की गई है, स्टार्टअप्स के लिए बोला गया है। इससे भी सवाल बन सकता है किसको बोला है। तो काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प हुई है भारत, नया भारत में। नया भारत अपने आप जॉब्स जो है वो खुद, ऐसा नहीं कि हम लोग जॉब दे, मतलब जॉब हम ऐसे बन रहे हैं कि जॉब चाहने वाले नहीं, हम जॉब देने वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इस तरीके से एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की गई है कि भारत वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप में निकल के आए। तो अपॉर्चुनिटी, अवसर देने की बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ही सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इसके ऊपर पूरा कोशिश करा है, और बोला है कि डिजिटल पेमेंट्स में भी हमारा काफी ज्यादा बढ़ावा हमने दिया। डिजिटल के मामले में हम डिजिटल पेमेंट्स के मामले में यूएसए और चाइना के बाद 3rd नंबर पे आ चुके हैं। और इंडिया जो है यहाँ पर ड्रोन्स के लिए कह लो या फिर 5G की बात करो, सब चीजों के अंदर काफी ज्यादा अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, आप सर्वे किस चीज का करते हो, आप सर्वे करते हो जो पुरानी चीज हो चुकी है, जो पुरानी कोई चीज हो चुकी है आप उसी का सर्वे करोगे। तो इसी रिस्पेक्ट में सर्वे पिछले साल का होता है, जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पर फाइनल जो है वो उस पर मंजूरी देते हैं, और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करते हैं पार्लियामेंट में 31 जनवरी को, बजट आने से एक दिन पहले। बजट 1 फरवरी को आता है, उसके जस्ट एक दिन पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे आया, इसकी डिटेल वीडियो आएगी आगे के लिए, इसलिए मैं इस पूरे टॉपिक को भी यहाँ नहीं करवा रही, क्योंकि डिटेल वीडियो आपके सामने जल्द ही आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईएसए का नया यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारा इसके साथ जुड़ गया है। अब आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सूर्यपुत्र कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। सूर्यपुत्र कंट्रीज क्या होती हैं, ये वो कंट्रीज होती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उनके बीच में आती है। वो सारी कंट्रीज आईएसए का हिस्सा बनने के लिए एलिजिबल हैं, जहां पे सौर जो ऊर्जा है वो अच्छी खासी वहां पे मिलती है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत द्वारा स्टार्ट किया गया अलायंस है। अभी तक इसके अंदर करीब 123 कंट्रीज जुड़ चुकी हैं, लिख लीजिएगा इस चीज को यहाँ पर। यहाँ पर इसको मोदी जी ने स्टार्ट करवाया था, वेम्बले स्टेडियम में इसके बारे में बोला था, और इनको कहा था सूर्यपुत्र कंट्रीज। ठीक है, पेरिस में स्टार्ट किया था, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्योंकि इंडिया ने स्टार्ट किया तो हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे इसके, इंडिया के अंदर गुरुग्राम हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और इसके यूएन, इसमें यूएन के भी काफी सारे मेंबर्स आज के समय में पार्टिसिपेंट है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है। तो मेंबर्स इसमें कौन कौन है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में 16 कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन किया था, करते करते आज आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज जुड़ चुकी हैं। तो आज के टाइम पे इंडिया की इस इनिशिएटिव में बहुत सारी कंट्रीज जुड़ चुकी हैं, कॉन्गो भी इसका पार्ट बन चुका है, रिसेंटली बना है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये बताया है। सबको लर्न करना है इस चीज को। भारत की पहल है, हाई चांस है क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, एक म्यूजिशियन है, इनका नाम आपने पहले सुना होगा, रिकी केज। रिकी केज ये इंडियन म्यूजिकल कंपोजर है। ठीक है, ये रिकी केज को इन्होंने 3 बार यहाँ पर जो ग्रैमी है उसको यहाँ पर जीता है। बैंगलोर से आने वाले ये लड़के, इन्होंने यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स को भी अपना तीसरा इन्होंने यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में और जेनेवा में जो है यहाँ पर पूरा प्रदर्शन हुआ था, और तीसरी बार इन्होंने यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है। तो इस पूरे के पूरे फैक्ट्स को यहाँ पर याद रखिएगा। और ये पूछा जा सकता है, इस बार चांस है कि रिकी गेज के ऊपर सवाल बन सकता है कि ये रिकी गेज कौन है जिन्होंने ये जीता है अवार्ड यहाँ पर तीसरी बार, क्योंकि मिला है ना, क्योंकि पहली दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार। डिवाइन टाइड्स इनकी एल्बम थी जिसके लिए इनको तीसरी बार यहाँ पर मिला है। जाने माने म्यूजिक कंपोजर है ये, इन्होंने पहले भी अपनी एक एल्बम है विंड्स ऑफ समसारा, उसके बाद इनको मिला था, फिर डिवाइन टाइड्स की मिला। ठीक है, और तीसरी बार इनको फिर मिला यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा, इस पूरे से आपका सवाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन आएगा हाइफा पोर्ट कहाँ पर है। हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाइफा का जो पोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए, हाइफा पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, इजराइल का काफी बड़ा पोर्ट है ये। और इसको अब किसने एक्वायर किया है, अडानी ग्रुप ने। इसकी इंफॉर्मेशन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू ने ये इंफॉर्मेशन दी है। और पोर्ट ऑफ हाइफा इजराइल का काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। हाइफा के अलावा वहां पे 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और हैं, एक है अशदौद का पोर्ट और दूसरा है इलायत का बंदरगाह या फिर इलायत का पोर्ट। तो ये जहाँ पे जो फैसिलिटीज होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, आयात निर्यात की, यहाँ पे की जाती हैं। तो ये इसीलिए न्यूज में चल रहा था, इसको जरूर लिख लीजिएगा। इंडिया में यहाँ पर इसको अडानी ग्रुप ने इसको परचेज कर लिया है। राइट एवरीवन, ये क्वेश्चन बन सकता है। पोर्ट न्यूज में एक तो ये वाला पोर्ट न्यूज में है, एक और पोर्ट न्यूज में है, ये है नाम इसका, ये नाम है उस पोर्ट का, आप लोग लिख लीजिए, विज हिंजम। विज हिंजम पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये विज हिंजम पोर्ट भारत के केरल में लोकेटेड है। यहाँ पर चल रहे हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। विंझम पोर्ट भारत के केरल में सिचुएटेड है, और यहाँ पे ये भी अडानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। वहां के मछुआरे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की वजह से उनकी अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इन सब की वजह से, इसीलिए ये पूरा न्यूज में चल रहा है। विंझम पोर्ट को याद रखिएगा, ये इंडिया में ही है, नाम से कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये 2 पोर्ट्स न्यूज में चल रहे हैं। बाकी भारत के अंदर 12 जो है वो मेजर पोर्ट है और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट है। आप लोगों से 12 मेजर पोर्ट की लिस्ट पूछी जा सकती है कि 12 मेजर पोर्ट कौन से हैं, जबकि 200 माइनर पोर्ट की लिस्ट हमसे कोई नहीं पूछेगा। आप 12 लर्न कर लो तो 200 लर्न करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो बचे हैं वो 200 की लिस्ट में जाने वाले हैं। हमसे तो 12 पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमसे 12 सवाल, 12 पर सवाल आएगा। तो आप लोग 12 को जरूर लर्न कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं डिटेल में समझाते हुए, सारे पोर्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हुए, तो मुझे आप बताइएगा, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चाहिए, अगर आप कमेंट्स अच्छे खासे अमाउंट में करते हैं, वीडियो के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली एक और वीडियो आपकी इस टॉपिक पर आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, ये है मेरे लिए यूपी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल
मैंने यहाँ पर यूपी से जुड़ी हुई स्पेशल न्यूज इकट्ठी करी है, जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सिर्फ यूपी स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी बच्चे ये सुन रही हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यूपी का प्रॉपर एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक प्लान है यहाँ पर, आरोही पैनल प्रोग्राम, यूपी की सरकार ने इसको स्टार्ट करा है। तो यहाँ पर एक आरोहिणी नाम है, आरोहिणी पैनल प्रोग्राम की द्वारा यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है यूपी में ही। क्या है इस पूरे इनिशिएटिव में? योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक स्टार्ट करा है ताकि जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं, वहां पे 746 स्कूल्स में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारी डॉटर्स को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे हक से लड़ सके। इसकी ट्रेनिंग फरवरी 1 से लखनऊ में स्टार्ट की गई है और कस्तूरबा गांधी स्कूल्स की जितनी भी टीचर्स हैं, अध्यापिकाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पर जो टीचर्स होंगी वो आगे गर्ल स्टूडेंट्स को इसकी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। इसको यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग की बेसिकली आरोहिणी प्रोग्राम गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया। तो हमसे पूछा जा सकता है आरोहिणी पैनल प्रोग्राम किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो याद हो जाएगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है। तो हमसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्क्वाड्रॉन लीडर तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश की G20 ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ पे इनिशिएटिव होंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उन सब में ये भाग लेंगी। और इन्होंने यहाँ पर बोला भी है। और ये है कौन? बेसिक बात है, तुलिका रानी है कौन? तुलिका रानी उत्तर प्रदेश की से बिलोंग करती हैं। ये पहली महिला बनी है 2012 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। और साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा वोल्केनो माउंट दमावंद को भी चढ़ाई करी थी। ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको यहाँ पर इस चीज के लिए मौका दिया। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं यूपी की गवर्नमेंट द्वारा भी। और इसीलिए इन्होंने यूथ और महिलाओं को आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है, प्रेरणा दी है, इसीलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर G20 में यूपी का स्पेशल बनाया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर जोनल काउंसिल की एक मीटिंग हुई है। जोनल काउंसिल, हिंदी इंग्लिश आप जोनल काउंसिल ही इसको पढ़ेंगे। उत्तराखंड में इनकी मीटिंग हुई है। देखो, मैंने, अब आप सोचोगे कि मैम ने यूपी और उत्तराखंड को कैसे कंबाइन कर दिया, उत्तराखंड तो अलग है, यूपी अलग है। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पर हुआ कुछ ये है, ऐसा होता है कि उत्तराखंड और यूपी दोनों ही सेंट्रल जोनल काउंसिल का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड में मीटिंग हुई है। लेकिन जोनल काउंसिल में पार्टिसिपेट जो है वो किसने किया है? यूपी ने भी किया है, क्योंकि यूपी यहाँ पर किसका हिस्सा है? यूपी इसी का यहाँ पर हिस्सा है, सेंट्रल जोनल काउंसिल। यहाँ पर उत्तराखंड के देहरादून में हुई है। ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें, अब देखो सेंट्रल जोनल काउंसिल में क्या क्या, अगर मैं भारत के जोनल काउंसिल्स की बात करूं तो भारत में 5 जोनल काउंसिल्स आते हैं, जिसमें से उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ साउथ लिख रही हूं मैं, पश्चिम, पूरब और मध्य, सेंट्रल, 5 जोनल काउंसिल्स है हमारे। याद रखिएगा सेंट्रल जोनल काउंसिल्स में क्या क्या आते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़ और एमपी, एमपी से ही तो सेपरेट हुआ है छत्तीसगढ़, यूके और यूपी, यूपी से ही तो यूके अलग हुआ है, और साथ ही साथ बिहार, सॉरी इसमें बिहार नहीं है, बेसिकली ये 4 काफी बड़े ये प्रदेश है, इसलिए ये 4 इसके अंदर शामिल। ठीक है, और इस सेंट्रल जोनल काउंसिल की अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता है तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, याद रखना 5 है, 6 मत काउंट करना इनको। 5 जोनल काउंसिल है और एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, उत्तर पूर्वी काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स शिलोंग में है, जिसको अभी 50 साल कंप्लीट हुए थे। 1972 में बनी थी, 2022 में इसको 50 साल कंप्लीट हो गए थे, इसलिए ये भी न्यूज में थी। तो ये अलग है। क्वेश्चन में अगर देखो, ये बहुत इस तरीके के सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। और आप सब लोग नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में कौन कौन से राज्य शामिल है जरूर पढ़िएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इनमें से किसका हिस्सा है, क्या इस हिस्सा है या नहीं, ये आपसे सवाल है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूपी स्पेशल न्यूज आप लोगों ने देखी, अब कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जुपिटर ने सैटर्न को ओवरटेक करके सबसे ज्यादा मून्स वाला यहाँ पे बन गया है। पहले सैटर्न जो था हमारा प्लैनेट, हाँ, सबसे ज्यादा उसके सौर मंडल में हुआ करते थे, अब उसको ओवरटेक करके कौन टॉप पे आ गया है?
जुपिटर के मून यहाँ पर, मतलब किंग ऑफ मून आप कह लो, जुपिटर यहाँ पे बन चुका है। 80 मून है इसकी, 80 मून। और याद रखिएगा 4 मून सबसे पहले इसके डिस्कवर किए गए थे, और वो 4 मून कौन से हैं? यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और लो, ये पहले हुआ करते थे। अब यहाँ पर 80 मून्स इसके डिस्कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। बाकी एक आप लोग जानते हैं, सीरिया और टर्की जो है उसको बहुत बुरी तरीके से जो है अर्थक्वेक हिट किया है। इंडिया ने मदद करी है सीरिया और टर्की में, जो भी मलबे में लोग दब गए थे, उनको जो भी जरूरत थी, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त परफॉर्म करके यहाँ पर इसकी मदद करी है। वो मैं आपको ऑपरेशन दोस्त मेरी अगली वीडियो में, जो सेकंड करंट अफेयर्स की वीडियो आपकी वीकली आएगी, उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो उसमें आप जरूर पढ़िएगा, वो आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिलेट्स आप लोग जानते हैं, भारत में जो मिलेट्स हैं इनके लिए भारत में बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं। 2023 वर्ष को यूएन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तक घोषित कर दिया गया है। तो इसीलिए सरकार की ये पहल है कि मिलेट्स को और बढ़ावा दिया जाए, जो कि जरूरत भी है, क्योंकि मिलेट्स जो एक ऐसे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ऐसी चीजें हैं जिनको पानी का बहुत कम लगता है, उनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए इसमें और रिसर्च वर्क करने की जरूरत है, हमारे फार्मर्स को और बढ़ावा देने की जरूरत है इस पूरे चीज के लिए। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? सरकार इस पूरी चीज के लिए जो है हैदराबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन कर रही है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर सरकार इस चीज के लिए ओपन कर रही है। कहाँ जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि सरकार इस चीज की पहल कहाँ पे स्टार्ट कर रही है। हमसे इसी पे सवाल किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, सरकार हैदराबाद में कर रही है। इसको मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो चांस है कि इस पे सवाल किया जा सकता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वेटलैंड्स डे के बारे में बहुत न्यूज में रहता है। वेटलैंड्स डे 2 फरवरी हमारा 2023 में वेटलैंड्स डे मनाया गया। ये हम हमेशा से मनाते आ रहे हैं, वेटलैंड्स डे आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। और जो हमारे वेटलैंड्स हैं हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वेटलैंड्स डे, या आप कह लो आर्द्र भूमि दिवस, ये क्यों है? ताकि हम वेटलैंड्स को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, यहाँ पर ईरान की जो सिटी है, ईरान की सिटी में इसका पूरा अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद इसकी थीम इस बार की क्या रखी गई है? इट इज टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। यह वेटलैंड्स को कंजर्व करने का समय है। ठीक है, भारत में वेटलैंड्स की कितनी साइट हो चुकी हैं? भारत में वेटलैंड्स की 75 साइट्स हो चुकी हैं, 75 साइट्स। यूएन की जनरल असेंबली ने इस पूरे को स्टार्ट किया था। दो तारीख ही डिक्लेयर की गई, क्योंकि इस दिन 2 फरवरी 1971 को वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के, जिसमें इंडिया भी गया था, वेटलैंड आर्द्र भूमि को प्रोटेक्ट करें, सारे के सारे लोग मिलकर के। समझ रहे हो, हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसीलिए 2 फरवरी को रामसर, जो ईरान में एक जगह है, वहां पे किया गया इस पूरे का। और उसमें क्या डिसाइड कर दिया गया कि हम लोग इसको जो है वो क्या मनाएंगे, हम लोग इसका एक दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो तब से ये चीज जो है वो स्टार्ट हो गई है। भारत में 75 साइट्स हैं, ये आपको याद रखना है। भारत की कितनी है हमसे पूछी जा सकती है, करंटली कितनी है? भारत की कोस्ट लाइन भी तो ज्यादा है ना, अलग अलग प्रकार की साइट्स हैं जिसमें हमारी कोस्ट लाइन भी ज्यादा है, इसलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। और अभी ही हमारा जो बजट आया है, जो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी भी, उस बजट में अभी ही वेटलैंड्स के लिए एक स्कीम अनाउंस हुई है। मैं बता देती हूँ कौन सी स्कीम अनाउंस हुई है। स्कीम का नाम है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर, इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम का? कि जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं उनको हमें क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है। बहुत सारे वेटलैंड्स जो है वो खोते जा रही हैं, तो इसी में यहाँ पर बोला कि सरकार इस चीज को प्रिवेंट करेगी। और हमारा जो 2030 तक का टारगेट है हमारे एसडीजी के लिए, सतत पोषणीय विकास के जो हमारे गोल्स हैं, उसको हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। उन सभी के लिए हमें ये स्कीम की जरूरत है, तो ये भी याद रखिएगा। इसीलिए 2 फरवरी को ये स्कीम भी लॉन्च करवा दी गई, हमारा बजट भी था। और ये हमारी बजट की जो सप्तऋषि हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसमें से ग्रीन जो प्राथमिकता है, हरित प्राथमिकता में ही ये आती है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सरकार इसको कोशिश कर रही है और सरकार ने इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी दिया है। सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सके, बचाया जा सके। तो हमसे जो है वेटलैंड्स पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी, जो पहली रामसर साइट इंक्लूड करी गई है, कौन सी है वो? सबसे पहली पहली आपकी है चिलिका लेक, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। और दूसरा क्योलादियो नेशनल पार्क। चिलिका लेक कहाँ पे बनी हुई है? उड़ीसा में। और क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में। पहले इसका नाम भरतपुर था, बाद में चेंज हो गया। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहली साइट कौन सी है भारत की, पूछी जा सकती है, पहली पूछी जा सकती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है। तो देखो, भारत की सबसे ज्यादा 75 में से अकेली 14 रामसर साइट कहाँ पे है? भारत के तमिलनाडु में है। तो मैक्सिमम पूछता है सबसे ज्यादा कहाँ है, वो है तमिलनाडु। ठीक है। और यूपी का मैं बता दूं, यूपी में पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब नहीं है। यूपी में 10 साइट्स है। ठीक है। बाकी एक तो काफी सारे राज्यों में है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली में कोई भी साइट नहीं है ऐसी। दिल्ली हमारी कैपिटल है, इसलिए मैं बता रही हूँ, दिल्ली में कोई साइट नहीं है। बिहार में भी है, बिहार में कंवर झील, क्योंकि मेरे को जो ज्यादा इसमें वीडियोस में सुनते हैं वो बच्चे यूपी और बिहार के बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड यूपी बिहार के, तो मैं उनका स्पेशली बता दूं, बिहार में एक है कंवर झील, यूपी में 10 है। ठीक है। और उत्तराखंड में भी एक है, आसान बैरेज, उत्तराखंड में आसान बैरेज। और राजस्थान के हमारे स्टूडेंट्स के लिए 2 साइट्स हैं वहां पर, क्योलादियो नेशनल पार्क, ये तो मैंने आपको बता ही दी है, एक और है सांभर झील, जानते हैं सब लोग सांभर झील को, वहां पे। तो ये सब आप याद रखिएगा। ये पूरे के पूरे फैक्ट्स जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, ये हमारे एग्जाम में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जितना भी मैंने आपको आज इसकी वीडियो में समझाया है, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी आप लोगों के लिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उन वीडियोस को देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेरी आपने ये वीडियो देखी है, पूरी कंप्लीट करी आप लोगों ने। उसके अलावा आप लोगों के लिए मैं अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे आपके लिए, उनको भी सुनिएगा। सारे अपने आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरी सुनकर। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।